हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने जो उदित नया ट्रांसफर मॉड्यूल आया है, इस विषय में हमने बात करी थी कि इंटर रेलवे डिवीजन ट्रांसफर क्या होता है और इंटर रेलवे ट्रांसफर क्या होता है, इसके क्या डिफरेंसेस होते हैं, नॉर्मल केस किसे बोलते हैं और स्पेशल ग्राउंड केसेस किसे बोला जाता है। और इसमें हमने ये भी देखा था कि समझा था कि मतलब अगर आपको ना जोन ट्रांसफर करना है तो उसकी एप्लीकेशन कितनी बार लगाई जा सकती है, नॉर्मल केस में कितनी बार लगेगी और स्पेशल ग्राउंड में अगर केस लगाते हैं तो उसको कितनी बार लगा सकते हैं। ये सारा हमने लास्ट वीडियो में इसी समय डिस्कस कर लिया था। अगर जिसने आपने नहीं देखा है तो आप हमारा पिछला इसका पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम टाइम बिना वेस्ट किए हुए अपने आज हम बात करते हैं नॉर्मल केसेस में अपने अपने एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने का तरीका, एनओसी इशू करने के तरीके और उनके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जो एनओसी आपकी रिजेक्ट की जा सकती है, और रिलीजिंग और एम्प्लॉय क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें केस फर्स्ट बनता है कि आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर मिलने के बाद क्या होगा। सपोज आपका अपने सब अपनी फाइल आपने लगा दी और आपको एक आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर भी मिल गया है, तो अब क्या होगा, तो इसको समझते हैं। देखिए, जब कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन करता है और आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर यानी बाहर जाने की प्राथमिकता बन जाती है, तब यह आवेदन मौजूदा यूनिट जहां भी कर्मचारी है, मतलब जहां वर्किंग कर रहा है, वहां के जो उच्च अधिकारी है की अनुमति के लिए अन्य यूनिट जहां उसको ट्रांसफर चाहिए, मतलब आपको जहां जाना है, के लिए आपको भेज दिया जाता है। ये आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर का मतलब होता है। अब उस समय क्या होता है, जब आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर मिल जाता है तो आपके अधिकारी के पास जो है दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प ए, आवेदन या तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। उसके पास विकल्प बी होगा कि कुछ समय के लिए रोक देगा, लेकिन उस कर्मचारी की प्राथमिकता एज इट इज बनी रहेगी जैसी उसकी है, लेकिन वो अधिकारी आवेदन को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये अब क्या बना, इसका केस फर्स्ट बना था आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर मिलने के बाद। अब से केस सेकंड बनते हैं। केस सेकंड क्या होता है, जब आवेदन को मंजूरी मिल जाती है, मतलब वो फॉरवर्ड उन्होंने कर दिया आपके अधिकारी ने, तो फिर यह आवेदन डेस्टिनेशन यूनिट जहाँ कर्मचारी ट्रांसफर चाहता है को भेज दिया जाता है और वहाँ के लिए एक नया इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर बन जाएगा। अब आपको जहाँ जाना है वहाँ पे वहाँ के लिए आपका एक नया इनकमिंग प्रायोरिटी नंबर बन जाएगा। अब वो डेस्टिनेशन यूनिट यह तय करेगी कि अब मतलब आप इधर से जहाँ आप वर्किंग है वहां से काम खत्म हो जाएगा। अब वो सारा आपका मामला जो चला जाएगा वो डेस्टिनेशन यूनिट के पास चला जाएगा। इसका मतलब जहाँ पे आपको जाना है, अब सारा मैटर वहां पे चला जाएगा। अब वो डेस्टिनेशन यूनिट ये तय करेगी कि आपको वो लेना है या नहीं लेना है। तो ये बनता है केस सेकंड। और केस तो यह बनता है केस सेकंड बनता है। अब हम अगले केस की ओर बढ़ते हैं कि केस तीसरा बनता है। डेस्टिनेशन यूनिट के पास भी तीन विकल्प होंगे। अब या तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके लिए एनओसी जारी कर देंगे। सेकंड ऑप्शन, सेकंड विकल्प बनेगा, सेकंड ऑप्शन बनेगा अभी आपको रोक देंगे वो। या तो थर्ड ऑप्शन बनेगा पूरी तरह से वो आपको अभी रोकने का मतलब होता है कि अभी प्राथमिकता बनी रहेगी लेकिन भविष्य में प्रोसेस किया जा सकता है। लेकिन पूरी तरह से रोक देने का मतलब है आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी, मतलब आपका मामला खत्म हो चुका है, आपको फिर से रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। तो ये होता है, इस तरह से केस तीन होते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। एनओसी के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए क्या होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के कितने तरीके होते हैं, इसके भी चार तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है या तो वो रिजेक्ट कर देगा, सेकंड होगा कि आपको होल्ड पे डाल देंगे, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ में क्या होगा, थर्ड और फोर्थ में आपकी कम्युनिटी में देखी जाएगी जगह है, आपने जिस कम्युनिटी से अप्लाई करी हुई है तो देखा जाएगा उस कम्युनिटी में वहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं है आपके डेस्टिनेशन यूनिट में जहाँ आपको ट्रांसफर जाना है। फोर्थ पॉइंट होगा रिजेक्ट ड्यू कर देंगे कि वैकेंट रोस्टर पॉइंट के आधार पर, माने कि अभी वैकेंसी फिलहाल के लिए नहीं है लेकिन आपको एप्लीकेशन आउट ऑफ टॉप नहीं माना जाएगा, आपको होल्ड पे डाल दिया जाएगा। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। तो ये चार केसेस होते हैं कम्युनिटी के, या तो रिजेक्ट, या तो होल्ड पे, या तो कम्युनिटी आपकी जगह खाली होगी तब आपको एनओसी देंगे, नहीं तो इन सब में आपकी आपकी देखिए आपकी प्रायोरिटी तभी लॉस होगी जब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर रिजेक्ट नहीं होता है आपके डेस्टिनेशन यूनिट के द्वारा तो आपकी प्रायोरिटी हर मामले में बनी रहेगी। बस आपको होल्ड पर डाल दिया जाएगा और फिर अगर आपकी डेस्टिनेशन यूनिट आपको नहीं लेती है, आपके लिए एनओसी नहीं जारी करती है डेस्टिनेशन यूनिट, तो आपको होल्ड कर दिया जाएगा और आपके जो नीचे के जो कर्मचारी होंगे उनका प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये चार तरीके थे एनओसी देने के। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पॉइंट होता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के क्या तरीके हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाती है तो वो खत्म मानी जाएगी। फिर से ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा और नई पीओटी नंबर के साथ फिर से प्रक्रिया आपको शुरू करनी होगी। तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जब रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका पीओटी नंबर भी खत्म हो जाएगी, फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा और आप फिर से लिस्ट में नंबर आपका आएगा नीचे की तरफ से। ये तो एप्लीकेशन ऊपर हमने देखा था कि एनओसी रिजेक्ट करने के एनओसी
एनओसी को रिजेक्ट करने के कितने से 4 मेथड थे, लेकिन अब अगर एनओसी मिल जाती तो क्या होगा? अगर एनओसी मिल जाती है जब कैंडिडेट यूनिट यानी जहाँ ट्रांसफर आपको चाहिए एनओसी दे देता है, तो आपके मूल यानी रिसोर्स यूनिट को एम्प्लॉय को छोड़ने की अनुमति लेनी चाहिए। हाँ, जब मतलब जहाँ आपको जाना होता है उन लोगों ने आपको एनओसी दे दी है, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो अब आप जहाँ वर्किंग है वहाँ से आपको आपको अपने एम्प्लॉय को छोड़ने के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, मतलब अपने अधिकारी से कि अब मुझको छोड़ दिया जाए यहाँ से। उस समय भी जो आपका सोर्स यूनिट है जहाँ आप काम कर रहे हैं उनके पास फिर से दो ऑप्शन होते हैं, या तो मतलब वो आपको एम्प्लॉय को जाने देंगे, या तो क्या करेंगे वो एम्प्लॉय को जाने देंगे या फिर कॉन्सेंट को रोक लेंगे, मतलब अभी एम्प्लॉय को छोड़ेंगे नहीं, आपकी प्रायोरिटी भी बनी रहेगी। लेकिन जब उनके सपोज उनके पास कोई अभी कोई एम्प्लॉय आने वाला होगा या कुछ भी उनके पास रीजन होगा, आपको होल्ड पे अपने पास कुछ दिनों के लिए रख लेंगे, इसके बाद से फिर आपको वो बाद में प्रक्रिया आपकी कर दी जाएगी। अब नॉर्मल केसेस में क्या है, नॉर्मल केसेस में जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है वो एनओसी एनओसी इश्यू करने के लिए सहमति दे सकते हैं, और एम्प्लॉय को छोड़ने की मंजूरी भी एनओसी मिलने के बाद दे सकते हैं। तो ये ठीक, ये 8 पॉइंट इसका कंप्लीट हुआ कि एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के तरीके क्या थे, एनओसी मिलने के क्या क्या तरीके थे। हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि आउट ऑफ टर्न यानी कि बिना नंबर के पहले ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक, इसको समझते हैं। यानी आउट ऑफ टर्न किसे होगा, सपोज आपका नंबर तीसरे नंबर पे है, इसके बाद से चौथे नंबर पे, लेकिन आपको ना देके इन्होंने ट्रांसफर चौथे नंबर वाले को दे दिया, तो इस चौथे नंबर को जो उन्होंने दिया है इसको बोला जाता है आउट ऑफ टर्न बोला जाता है। लेकिन चलिए हम इसको समझते हैं, क्या कहता है ये पीडीएफ। चलिए देखिए, अगर किसी कर्मचारी की ट्रांसफर एप्लीकेशन उस यूनिट के अधिकारी को मंजूरी दे देती है, लेकिन उस कर्मचारी के ऊपर प्रायोरिटी वाले और भी कर्मचारी हैं जिनकी फाइलें अभी लंबित हैं, तो यह मंजूरी केवल अंतरिम होती है, मतलब ये केवल नॉर्मली इसको माना जाता है कि मंजूरी दी गई, ये अप्रूवल नहीं होता एक तरह का। मतलब अभी सीधे ट्रांसफर नहीं होगा, ये समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है केवल अंतरिम मंजूरी दी गई, मतलब इसका मतलब अभी सीधे ट्रांसफर नहीं होगा। सीधे ट्रांसफर लेने के लिए इसके तरीके होते हैं कि ये एप्लीकेशन जो आप लगाओगे वो आपके हेडक्वार्टर जाएगी, जहाँ आपके आपका हेडक्वार्टर वहाँ पे जाएगी। यहाँ से ये इसके बाद से ये एप्लीकेशन जो है जनरल मैनेजर के पास जाएगी, मतलब जीएम साहब के पास जाएगी। जब जीएम साहब इसको फाइनल अप्रूवल दे देते हैं, तभी से आपकी क्या हो जाती है, जब फाइनल अप्रूवल आपको मिल जाती है तभी आपकी जाके ट्रांसफर प्रक्रिया को मंजूर माना जाएगा, और इसकी मंजूरी की तारीख भी आपकी उसी 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 समय से बनेगी। आउट ऑफ टर्न की तारीख भी आपकी उसी टाइप से डिसाइड होगी जब जीएम साहब आपके अप्रूवल आपकी फाइल को दे देंगे तब। अब चलिए अब आगे समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिनको कौन कौन से केसेस हैं जिनको आउट ऑफ टर्न माना जाएगा। ठीक, इसमें 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 भी बहुत सारे पॉइंट है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि फॉरवर्ड और ऑफ एप्लीकेशन आवेदन भेजने की प्रक्रिया क्या होती है। तो अगर दो आवेदन एक ही तरह के ग्रुप से हैं, जैसे कि नॉर्मल आउटगोइंग या स्पेशल आउटगोइंग प्रायोरिटी ग्रुप, और किसी कम प्राथमिकता वाले आवेदन को आगे भेजने का फैसला किया गया है, जबकि ज़्यादा प्राथमिकता वाले को आवेदन नहीं भेजा जाता है, तो उस कम प्राथमिकता वाले को आवेदन को आउट ऑफ टर्न माना जाएगा। इसका मतलब वही बात है जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाई कि सपोज आपका नंबर तीसरे नंबर पे है, आपका लिस्ट में नाम ट्रांसफर में, लेकिन आपके नीचे चौथे नंबर पे है, आपको ट्रांसफर ना देके सब आपको ट्रांसफर तीसरे नंबर वाले को ट्रांसफर ना देके चौथे नंबर का ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इस केस को आउट ऑफ टर्न माना जाएगा। इसी को आउट ऑफ टर्न बोला जाता है। ये अभी इस वाली पॉइंट में केवल ए वाले पॉइंट में क्या बताया गया, इसमें केवल इसकी डेफिनेशन बताई गई कि आउट ऑफ टर्न होता क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मतलब जब इसमें लिखा है, मतलब जब नियम के क्रम को छोड़कर किसी कम नंबर वाले यानी पहले नंबर वाले को कम नंबर वाले का मतलब है इसमें जो पीछे की तरफ रहेगा उसमें उसको अगर भेजा जाता है तो उसको आउट ऑफ टर्न बोला जाएगा। ठीक, इसमें एनओसी देने की प्रक्रिया क्या होगी। अगर दो आवेदन एक ही इनकमिंग प्रोटीन ग्रुप यानी नॉर्मल या स्पेशल से हैं और ज़्यादा प्राथमिकता वाले आवेदन को एनओसी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कम प्राथमिकता वाले आवेदन को एनओसी देने का फैसला किया गया है, तो इसे आउट ऑफ टर्न केस माना जाएगा। तो यही है, इसमें जो बाद वाले को अगर आप दोगे इसमें एनओसी तो उसको आउट ऑफ टर्न माना जाएगा। लेकिन अगर एनओसी इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जगह रोस्टर पॉइंट उपलब्ध नहीं है और कम प्राथमिकता वाले को एनओसी दे दिया गया है, तो यह सामान्य केस माना जाएगा, आउट ऑफ टर्न नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज आपका तीसरे पॉइंट में आपने अपना ट्रांसफर लगाया हुआ है, लेकिन आपको ट्रांसफर नहीं मिलता है, तो चौथे पॉइंट वाले पे जिसका ट्रांसफर है उसका मिल जाता है।
तो अगर मिल जाता है तो इसमें इसका रीज़न क्या होगा? सपोज़ आपने जहाँ पे अपना डेस्टिनेशन ज़ोन के लिए आपने जिस ज़ोन में लगाया है और वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो वो आपको नहीं लेगा। जब आपको नहीं लेगा तो जब आपको उनकी तरफ से रिजेक्ट आ जाएगा, आपको होल्ड पे डाल दिया जाएगा। जब आपके डिवीज़न की तरफ से आपको जब होल्ड में डाल दिया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जो ये चौथे नंबर पे लिस्ट है, आपको तीसरे नंबर पर नहीं अब तीसरे नंबर वाले को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, तो चौथे वाले को कर दिया जाएगा, तो इसको आउट ऑफ टर्न नहीं माना जाएगा। इसको एक प्रोसीजर माना जाएगा कि जब आपको जहाँ जाना है, जब वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो फिर आपको हटा दिया जाएगा और पीछे वालों को ले लिया जाएगा। लेकिन पीछे वालों को आपको ले लिया जाएगा। तो इस तरह से इसको आउट ऑफ टर्न नहीं माना जाएगा, इसको एक नॉर्मल प्रोसीजर माना जाएगा। तो आसान भाषा में समझते हैं, अगर पहले वाले नंबर वालों को ना भेजा जाए या एनओसी ना दिया जाए और बाद के नंबर वाला रुका रहे, तो आउट ऑफ टर्न के लिए कहलाता है। लेकिन अगर पहले वाले नंबर को जगह नहीं मिल रही है और बाद वाले को जगह दे दी जा रही है, इसलिए एनओसी दिया जाएगा, इसे नॉर्मल केस में ट्रीट किया जाएगा। चलिए इसमें अगला देखते हैं कि कर्मचारियों को छोड़ने की प्रक्रिया क्या है, मतलब प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एम्प्लॉय क्या है। एम्प्लॉय को रिलीज करने का क्या प्रोसेस है? अगर दो कर्मचारी एक ही नॉर्मल या स्पेशल ग्राउंड आउटगोइंग प्रायोरिटी ग्रुप में है और एक कर्मचारी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेकिन उसका एनओसी अभी तक नहीं मिला है, और दूसरे कर्मचारी की प्राथमिकता कम है लेकिन उसका एनओसी मिल गया है, और यदि कम प्राथमिकता वाले कर्मचारी को छोड़ने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसे केस को आउट ऑफ टर्न माना जाएगा। ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि आउट ऑफ टर्न किसको बोला जाता है। अगर आपके आपके नंबर के बाद वाले को अगर इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है और आपका नहीं किया जाता है, तो उस केस को आउट ऑफ टर्न माना जाएगा। इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो बताया गया है कि जीएम का जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक उस फाइल को आउट ऑफ टर्न नहीं माना जाएगा। तो इसमें सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम केवल उन्हीं केसों की तुलना करेगा जहां एक ही ग्रुप में एनओसी मिल चुका है। उदाहरण के लिए चलिए समझते हैं, मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को एनओसी मांगा गया है लेकिन अभी तक सोर्स यूनिट को नहीं मिला है, और उसी ग्रुप में एक और कर्मचारी है, उसकी इसकी प्राथमिकता कम है, लेकिन उसका एनओसी मिल चुका है, और अगर उसको छोड़ने का निर्णय होता है तो ये नॉर्मल केस माना जाएगा जब तक उस ग्रुप में और कोई उच्च प्राथमिकता वाला कर्मचारी एनओसी मिलने के बाद छोड़ने में इंतजार नहीं हो रहा। ये इसका सब बातों का एक ही बात है। अगर आपके सोर्स यूनिट में जहाँ आपको जाना है वहाँ से अगर आपको एनओसी नहीं मिली है और आपके बाद वाले को एनओसी मिल चुकी है, तो आपको रोक दिया जाएगा। तो आपको रोक के पीछे वाले को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस केस को आउट ऑफ टर्न केस नहीं माना जाएगा, क्योंकि जहाँ आपका सोर्स यूनिट है, जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपने जाने के लिए जिस जगह जहाँ पे जिस जोन में आपको जाना है वहीं पे वैकेंसी नहीं है या फिलहाल के लिए नहीं है, उसने आपको होल्ड में रखा है, इसलिए आपके बाद वाले को ही एनओसी मिल गई है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया, ये बताया गया। इसका आउट ऑफ टर्न बताने का यही मतलब है। अब इसमें डी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब एक कर्मचारी को सोर्स यूनिट जहाँ पर वो पहले काम कर रहा था से डेस्टिनेशन यूनिट जहाँ उसे भेजा गया के लिए छोड़ दिया जाता है, तब उसकी तब उसकी बाकी सभी ट्रांसफर एप्लीकेशन और सर्विस सस्पेंड यानी रोक दी जाएंगी। मतलब सपोज आपको अगर रिलीज कर दिया गया है रिलीज कर दिया गया तो जितने आपके बाकी के ट्रांसफर लगे हुए थे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, यानी उन सभी एप्लीकेशनों को आउट ऑफ टर्न बिना नंबर के ट्रांसफर में शामिल नहीं किया जाएगा। जब तक वो कर्मचारी नए स्थान पर कार्यभार नहीं संभालता या प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक उसे दूसरी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। ठीक, ये डी पॉइंट में कहा गया। ई अब इसका ई पॉइंट क्या आता है? ई इसका नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि स्पेशल ग्राउंड यानी कि विशेष कारणों जैसे जैसे कि बीमारी हो गई, पत्नी का ट्रांसफर हो गया आदि पर आधारित ट्रांसफर एप्लीकेशनों के लिए भी वही नियम होंगे जो आउट ऑफ टर्न केस के लिए लागू होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने इन सब बात करी कि एनओसी किस तरह से मिलता है। इन सभी पॉइंटों पे हमने बात करी कि एनओसी, इसमें हमने क्या बात करी कि एप्लीकेशन किस तरह से फॉरवर्ड करते हैं और एनओसी किस तरह से मिलेगा, और रिलीजिंग ऑफ एम्प्लॉय की रिलीजिंग किस तरह से होगी। इन तीन पॉइंटों पर हमने चर्चा करी। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।